देखो क्या क्वेश्चन है। इस प्रकार से रिजिड सपोर्ट है, ये वायर है, इसमें से सीयू की लेंथ है 2.2 मीटर और नीचे है स्टील, सो स्टील की लेंथ है 1.6 मीटर। दोनों का डायमीटर दिया है, कितना है डाया? 3 mm का, ठीक है। और जब लोड लगाया जाएगा, when load is applied, it elongates by W लिखते हैं, हाँ, मतलब Fe के साथ कंफ्यूजन नहीं होगा। इलोंगेशन हो रहा है 0.7 mm। आपको लोड फाइंड आउट करना है। दो चीजें दी है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर is equal to 1.1 into 10 to the power 11 Newton meter square, and Young's modulus of steel, इसे स्टील लिखेंगे S, Young's modulus of steel is equal to 2 into 10 to the power 11। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, इलोंगेशन किसमें, कौन से पार्ट में हो रहा है? सिर्फ स्टील में हो रहा है या कॉपर में हो रहा है या दोनों में मिलकर हो रहा है? दोनों में मिलकर। ओके, सो टोटल इलोंगेशन विल बी इलोंगेशन इन कॉपर प्लस इलोंगेशन इन स्टील। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो क्या हम इलोंगेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? हमारा यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस, मैं भी स्ट्रेस ही लिखता हूँ, हाँ, स्ट्रेस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये मिल जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू सिग्मा इंटू एल अपॉन वाई। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस इज स्ट्रेस इन कॉपर प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर प्लस स्ट्रेस इन स्टील ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब इस स्ट्रेस को अगर हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या कॉपर और स्टील में जो फोर्स लग रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन, क्या वो सेम रहेगा? यहाँ पर लोड लगाया, लोड के लिए इस रॉड में टेंशन डेवलप हुआ, तो ये टेंशन थ्रू आउट द रॉड सेम रहने वाला है। यस सर। बिल्कुल सही है। तो ये जो लोड है, ये क्या कॉपर के लिए भी सेम है और स्टील के लिए भी सेम है? हाँ सर। हाँ सर, यस सर, ठीक एरिया है। सेम है तो। अनलेस एंड अनटिल, देखो यहाँ पर अपन कॉपर का और स्टील के वेट के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज सेल्फ वेट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू लोड, इसलिए इनका खुद का लोड नहीं है। सो इट्स लाइक स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग रहती तो आप ऐसा ही कहते ना, सर जितना टेंशन जितना लोड यहाँ पर रहेगा उतना ही टेंशन यहाँ पर ऊपर रहेगा, वही टेंशन यहाँ पर बीच में रहने वाला है। हाँ सर, तो वैसे ही यहाँ पर रॉड में होने वाला है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, आई कैन राइट दिस चेंज इन लेंथ इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर। कॉपर का स्ट्रेस क्या रहेगा? लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। स्टील में क्या रहेगा? लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया
लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो क्या ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर? देखो वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल गेट 0.7 mm, तो 0.7 इंटू 10⁻³ लोड पता नहीं है, वही एक्चुअली निकालना है। लेंथ ऑफ कॉपर इज 2.2। एरिया कितना है? एरिया π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। कॉपर का है 1.1 इंटू 10⁻11 प्लस W, लेंथ ऑफ स्टील इज 1.6 सही है। अननोन कौन सा है यहाँ पर? सिर्फ W, बाकी सभी तो नोन है। ठीक है, अब देखो दिस 1.1 2 जा ये 2 इंटू 0.8 सही है। सर इसका मतलब क्या ये दोनों के डिनोमिनेटर अभी सेम हो गए क्या? सही है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब इसे सॉल्व करना आसान है। ये रिलेशन क्या आ जाएगा? चलो देखो, ठीक है, ये आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू पाई। ये पाई मल्टीप्लीकेशन में गए, 4 ऊपर गए हैं, सो 4W इंटू 2 8W। 4 ऊपर गए हैं, 4 इंटू 0.8 3.2, 8 प्लस 3.2 इज 11.2W इक्वल टू इधर की वैल्यू आ जाएंगी, पाई मल्टीप्लीकेशन में चले गए, 3 3 9 और ये आने वाले 10⁻⁻6 10⁻11, सो 10⁻5। ठीक है, सो ये टोटल वैल्यू आ जाएंगी W इक्वल टू 0.79 जा 6.3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻3 10⁻5 is 10⁻2 डिवाइडेड बाय 11.2। ठीक है, और देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, करो सॉल्व। कितनी आ रही है बताओ? It comes out to be 176.6 न्यूटन। सही है क्या? यस सर। ओके, बढ़िया है फिर। सर 9/4 इंटू 10⁻² आ रही है सर। 9/4 इंटू 10⁻²। 9/4 मतलब कितना हो जाएगा? It comes out to be 2.25।
इंटू 10⁻², मतलब 225। कहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी कैलकुलेशन में, देखो। कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ की क्या, देखो। ये 4 ऊपर गए, 4 2 जा 8W प्लस 4, ओके, 4 8 जा 3.2, 8 प्लस 3.2 इज 11.2, सो 11.2W यहाँ पर रहे, बाकी ये पूरा का पूरा पार्ट उधर चला गया, पाई मल्टीप्लीकेशन में गया, 3 3 जा 9, वो भी मल्टीप्लीकेशन में गया, इंटू 10⁻⁻6, 10⁻11, 10⁻+5, वो भी सही है। ठीक है, चलो जाए आगे। देखो, a cable is replaced by a cable is replaced by another one of same length and same material but twice the diameter. How will this affect the elongation under the given load? ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, हाउ विल दिस अफेक्ट द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम लोड जो सपोर्ट हो रहा है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत में क्या था, देयर इज रिजिड सपोर्ट, और इसको एक वायर है। अब नए केस में क्या हुआ, वही हमारा सपोर्ट है, वही मटेरियल है, सिर्फ वायर जो है सेम लेंथ है, सिर्फ डायमीटर डबल हो गया। तो देखो, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम है, सिर्फ नया डायमीटर L इक्वल टू L डैश, यंग्स मॉड्यूलस Y इक्वल टू Y डैश, एंड नया डायमीटर D डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, वेयर D मतलब ओरिजिनल वाली केस है, और ये L डैश Y डैश D डैश नई वाली केस है। सो आपको कहा है इलोंगेशन में कैसा फर्क पड़ने वाला है। तो हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आपको डेल्टा एल का रिलेशन देता है, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। सो ओरिजिनल इलोंगेशन देखो, फोर्स वही है अंडर द गिवन लोड, मतलब फोर्स वही है, लेंथ
वही के वही है, यंग्स मॉड्यूलस वही रहने वाला है। शुरुआत में एरिया अगर ए है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ π/4 d का स्क्वायर। न्यू इलोंगेशन के लिए लिखना पड़ेगा, फोर्स वही है, लेंथ वही है, नया एरिया हो जाएगा π/4 नए डायमीटर का स्क्वायर विच इज 2d का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर इंटू y। दिस इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल इलोंगेशन। सही है क्या? ठीक है, सो नया इलोंगेशन विल बी 1/4 ऑफ ओरिजिनल, या आप ऐसा लिख सकते हो डेल्टा एल डैश इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन 4। ठीक है, सो इलोंगेशन हो गया। अब दूसरा पार्ट पूछा है, विद इन इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम लोड के बारे में क्या होगा। सो देखो, अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब ये रिलेशन आ जाएगा एफ अपॉन ए बाय ए अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, देयरफॉर एफ का रिलेशन आने वाला है y इंटू डेल्टा एल अपॉन, देखो ए नीचे आया, ये ए मल्टीप्लिकेशन में चला गया, डेल्टा एल भी मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, ये ओरिजिनल है, ए के जगह सिर्फ, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले वाला फोर्स रहेगा y इंटू ओरिजिनल चेंज इन लेंथ इंटू ओरिजिनल एरिया π/4 d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। नया लोड रहेगा y नई चेंज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल बाय 4 और इंटू नया एरिया π/4 इंटू 4d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो, ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 चले जाएंगे, तो आप कहोगे एफ डैश इक्वल टू y डेल्टा एल π/4 d स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, क्या नया लोड और पुराना लोड सेम रहने वाला है? क्या सेम रहेगा क्या? यस यस सर। सो लोड सेम रहेगा, सही है ना? सर तो लोड सेम रहने वाला है। ध्यान में आया? ये डेल्टा एल बाय 4 हमने जो पुट किया है वो कौन से केस में पुट किया है? सर ये तो उस केस के लिए है जहां पर ये इलोंगेशन सेम फोर्स के लिए है ना, उस केस में ये इलोंगेशन इस प्रकार से है। सो ऐसा डायरेक्टली पुट करने से हमारा काम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर लोड चेंज होगा तो क्या इलोंगेशन चेंज हो सकता है क्या? हाँ सर, देखो
मैं इसे ऐसे ही लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर ये सॉल्व करता हूँ, देखो क्या आने वाला है। हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट रहेगा, इस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम लिखते हैं F इंटू ए। क्या मैं स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये लिख सकता हूँ, ठीक है। पर दिक्कत क्या जाएगी, दिक्कत जाएगी मुझे डेल्टा एल निकालना पड़ेगा नए लोड के केस में, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन बन जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू, या ऐसा लिखना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये बन जाएगा मेरा डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू वाई। हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। और मेरे फोर्स का रिलेशन बनेगा, ठीक है, फोर्स का रिलेशन बनेगा y इंटू डेल्टा एल इंटू एरिया अपॉन एल, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो पहले केस में मेरा फोर्स रहेगा y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो इसे स्ट्रेस लिखेंगे y इक्वल टू विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो मतलब क्या स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेस शुड बी yield stress and it is same for same material, ठीक है। अब मुझे लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा यू इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया इक्वल टू नया फोर्स अपॉन नया एरिया, ठीक है। तो ये मुझे देगा रिलेशन एफ अपॉन पाई बाय 4d² इक्वल टू एफ डैश अपॉन पाई बाय 4d का स्क्वायर। अब पाई बाय 4d² कैंसल, हमें मिलने वाला है एफ डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ। आया क्या ध्यान में, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो डेल्टा एल बाय 4 ये वैल्यू पुट की, इट इज फॉर सेम फोर्स, तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू सेम आना जरूरी है। हर केस में इलोंगेशन उतना ही आएगा क्या, नहीं, ये इलोंगेशन फॉर सेम लोड है। सो इस अप्रोच से जाना सही नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपको क्या कहा था सेकंड पार्ट में, हाउ विल दिस अफेक्ट द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट मीन्स इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इलास्टिक लिमिट मतलब यील्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन, और यील्ड स्ट्रेस ये मटेरियल के लिए सेम होगी। अगर वायर सेम मटेरियल की है
तो यील्ड स्ट्रेस सेम रहेगा, विच इज फोर्स अपॉन एरिया, विच इज एफ डैश अपॉन ए डैश. वैल्यू पुट करो, एफ डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ. आया है क्या ध्यान में? यस मैम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है. A bar of mass m and length L is hanging from point A. Find increase in its length due to its own weight. Given Young's modulus equal to y and cross-sectional area is A. ठीक है. अब यहाँ पर सेल्फ वेट आ गया पिक्चर में. इस प्रकार से रिजिड सपोर्ट है और उसको एक वायर लगाई है. ठीक है. जिसका मास है m एंड लेंथ है l. यंग मॉड्यूलस दिया है y, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये a. तो आपको इंक्रीज इन लेंथ पूछा है, दैट इज चेंज इन लेंथ पूछा है. देखो क्या इसके हम अलग अलग पॉइंट कंसीडर करते हैं. तो क्या ये सभी पॉइंट पर जो वेट एक्ट हो रहा है वो सेम है क्या? क्या ये सभी पॉइंट पर जो वेट एक्ट हो रहा है वो सेम है? आप कहोगे सर डेफिनेटली नहीं, बिकॉज सी पॉइंट इज सपोर्टिंग दिस पोर्शन. बी जो पॉइंट है वो इसके नीचे वाले पोर्शन को सपोर्ट कर रहा है, व्हाइल ए पॉइंट जो है ये उसके नीचे वाले पोर्शन को सपोर्ट कर रहा है. सो डेफिनेटली द लोड एक्टिंग एट एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट. क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? यस सर. ठीक है. सो अब इसलिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कोई भी एक पॉइंट है विच इज एट लेंथ x और इसकी छोटी सी थिकनेस है dx. सो ये dx ने सपोर्ट किया हुआ लोड कितना रहेगा? ठीक है, क्योंकि वो इसमें इलोंगेशन करने वाला है, उसके कारण यहाँ पर इलोंगेशन होने वाला है. सो ऐसे सभी केसेस में एक तो dx आ गया, सो छोटे छोटे लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा? विल बी टोटल इलोंगेशन ऑफ वायर. ऐसे छोटे छोटे को जोड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन. ठीक है. इसलिए शुरुआत में हमें निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ. यह आ जाएगा m/l. Therefore mass of छोटा सा एलिमेंट dx will be m/l into dx, या mass of x will be of length x equal to m/l into x. अब देखो
हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। हमारे पास चेंज इन लेंथ के लिए रिलेशन है। क्या रिलेशन है चेंज इन लेंथ के लिए? इट इज फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू वाई। सही है क्या? बट यहाँ पर देखो, फोर्स मतलब आने वाला है वेट। ठीक है, सो ये रिलेशन बन जाएगा, फोर्स मतलब किसका वेट रहेगा यहाँ पर? नीचे वाले पोर्शन का। नीचे वाले पोर्शन का वेट कितना रहेगा? इसका मास रहेगा m/l इंटू एक्स, वेट हो जाएगा इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन एरिया इंटू वाई। सो दिस विल बी छोटा सा इलोंगेशन इन लेंथ dx, ठीक है, इन लेंथ dx विच इज सपोर्टिंग उसके नीचे वाला लोड। क्या ध्यान में आया क्या यह पार्ट? फोर्स को लिखा हमने m इंटू जी, इसका मास कितना है नीचे वाले पोर्शन का? तो नीचे वाले पोर्शन का जिसकी लेंथ x है उसका मास रहेगा m/l x इंटू जी। क्या सही है? हाँ या ना? यस सर। देखो, फोर्स मतलब नीचे वाले पोर्शन का वेट है। दिस वेट ये इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में इलोंगेशन कर रहा है। ठीक है, क्यों इलोंगेशन हो रहा है? बिकॉज नीचे वाले पोर्शन का वेट उसने सपोर्ट किया है। ठीक है, अब ये dx कहां से कहां तक वेरी होगा? शुरुआत यहां से होगी और वहां से लेकर l तक वेरी होगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल इलोंगेशन डेल्टा l इक्वल टू इंटीग्रल dl, l चेंज होने वाला है 0 से l, दैट इज इंटीग्रल m g upon l into a into y x dx, x is varying from 0 to l। सर ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज मास g, l, a, y ये सभी कांस्टेंट है। तो इनसे इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बिकम mg l into ay इंटीग्रल x dx x square by 2। हाफ mgl into 2ay अपॉन ay। आया क्या ध्यान में? हाँ सर। देखो एक बार मैं पूरा थीम बताता हूँ क्या कहा है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर रॉड का मास निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे। रॉड का मास निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे। अभी जो पार्ट है हमारे पास वहां पर रॉड का मास निग्लिजिबल नहीं है, तो उसे खुद के वेट के कारण उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको पूछा है खुद के वेट के कारण इसका इलोंगेशन कितना होगा। तो हमें एक चीज ध्यान में आई, ये जो डिफरेंट पॉइंट है ए बी सी, इन पॉइंट पर सपोर्टेड लोड डिफरेंट रहेगा। लोड अगर डिफरेंट है तो इलोंगेशन उस छोटे से पोर्शन में जो होने वाला है दैट विल बी डिफरेंट। सो ऐसे केस में हमने ये ए बी सी ऐसे डिफरेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उन्होंने सपोर्ट किया हुआ लोड पहले निकाला। कैसे निकाला? जैसे ये पॉइंट देखा हमने बी, इसके ऊपर की छोटी सी लेंथ ली dx, ये कितना लोड सपोर्ट कर रही है? तो उसके पूरे नीचे वाले एलिमेंट का जो वेट रहेगा दैट मच। ये कैसे निकाला? तो पहले हमने कहा मास पर यूनिट लेंथ विल बी m/l। सो नीचे वाली जो लेंथ है x, उसका मास रहेगा m/l इंटू एक्स। ये मास है, इसका वेट रहेगा, इसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/l x इंटू जी।
सो ये वेट, ये dx इस लेंथ पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो हमारा इलोंगेशन का फॉर्मूला रहता है चेंज इन लेंथ इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, दैट इज एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। अब एल कितनी है यहाँ पर, कौन से लेंथ में हो रहा है, dx में, इलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एल। सो एफ की वैल्यू लिखी वेट विच इज एम बाय एल एक्स इंटू जी, ये वाला पार्ट, dx वैसे के वैसे ए वाई। ये छोटा सा इलोंगेशन dx में है, तो टोटल में कितना रहेगा, तो इंटीग्रेशन कर लिया, टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू 0 टू एल इंटीग्रल डी एल। ऐसे सभी में छोटा 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 जो इलोंगेशन हो रहा है उनको जोड़ दिया, इंटीग्रेशन किया, आंसर आया, ठीक है। चलो what will be the decrease in volume of 100 centimeter cube of water under the pressure of 1000 atmosphere if compressibility of water is 4 into 10 to the power minus 5 per unit atmospheric pressure। ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना प्रेशर है, तो 100 एटमॉस्फेयर। आपको पता है 100 एटमॉस्फेयर इज 100 into 1.0132 into 10 to the power 5 Pascal। 1 atmosphere equal to 1.0132 into 10 to the power 5 Pascal, ठीक है। और कॉम्प्रेसिबिलिटी दी है के, कितनी दी है, 4 into 10 to the power minus 5 पर एटमॉस्फियर, ठीक है। एक्चुअली पर एटमॉस्फियर देने के कारण यहाँ से हम बल्क मॉड्यूलस निकाल सकते हैं 1/k, दैट इज 1/k मतलब 1/4 इंटू 10 टू द पावर -5, -5 ऊपर चले गए 10 टू द पावर +5, उसको मैंने 10 इंटू 10 टू द पावर 4/4 लिखा, ठीक है। तो ये आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 एटमॉस्फियर। और हमारा बल्क मॉड्यूलस का रिलेशन है प्रेशर माइनस ऑफ प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाय V। हमने माइनस साइन क्यों लिखा है आपको पता है, बिकॉज वॉल्यूम जब चेंज होता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, तो इसका माइनस साइन रहेगा, ये माइनस और वो माइनस चले जाने वाले हैं। तो ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। अब देखो ये भी एटमॉस्फेयर में है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा अभी, बल्क मॉड्यूलस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1.0132
इंटू 10⁵ इक्वल टू कितना प्रेशर है 100 एटमॉस्फियर। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 100 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर का क्यूब, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻, सही है क्या? तो यहां पर मैं डायरेक्टली 10⁻³ -6 लिखूं, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, बस आ गई वैल्यू। ये 100 ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू 100 सर इंटू 4 इंटू 100। 10⁻³ एक सेकंड, हाँ, 2.5 इंटू 10⁴। सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं की है ना? ये 100 है, ये ऊपर चले गए और ये इसके नीचे आ गए, डेल्टा भी इधर चले गए। सही है, सो ये 10⁴ चले गए, दिस इज 10⁻⁻6। इसे आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2.5, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। देखो सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलो जाए आगे। सर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट नहीं करते तो क्या होता? कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी जो यूनिट है एटमॉस्फेयर का, राइट में भी एटमॉस्फेयर का यूनिट है। हमने क्यों किया? हमें कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए इसलिए। ठीक है, आइडियली सभी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करने चाहिए, इसलिए हमें ये सब कन्वर्जन फैक्टर पता होने चाहिए। आपको यही आंसर मिलीमीटर में भी मिल सकता है, 4 इंटू 10⁻, मीटर क्यूब। इसको सॉरी सेंटीमीटर में भी मिल सकता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ पर आया था ना हमारा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻⁻7 को मैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ। 10⁻⁻6 मीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब। सो ये 4 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर का क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, या 0.4 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। सर आप सब ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता ऑप्शन कौन से यूनिट्स में दिए जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चारों यूनिट में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं एंड इसलिए हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। चलो अब दो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उसे होमवर्क करके ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट वर्क डन in stretching a steel wire
of Young's modulus 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and mass 40 kg with length 200 centimeter. एक सेकंड ना, इसका मास नहीं है. Calculate work done in stretching a steel wire of Young's modulus if mass of 40 kg is slowly applied on the wire. The length of wire is 200 centimeter and cross-sectional area is 0.06 centimeter square. देखो क्या कहा है, देयर इज स्टील वायर जिसका यंग्स मॉड्यूलस पता है 2 into 10 to the power 11. कितना मास अप्लाई लोड अप्लाई किया है 40 kg, दैट इज 400 न्यूटन. ठीक है, 40 kg का मास अप्लाई किया मतलब 400 न्यूटन का वेट अप्लाई किया. ठीक है, लेंथ दी है 200 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें पता है वर्क डन इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, सॉरी इनटू वॉल्यूम. सही है क्या? हाँ सर सही है. अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, निकालना पड़ेगा. स्ट्रेस, स्ट्रेस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम वो भी निकाल सकते हैं. तो क्या मुझे यहाँ पर स्ट्रेस को किसी और फॉर्मेट में लिखना सही रहेगा? यह आ जाएगा हाफ फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ. चेंज इन लेंथ का रिलेशन हमें पता है. क्या रिलेशन है चेंज इन लेंथ का? फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन y इनटू एरिया. तो ये पुट करते हैं तो ये वर्क डन हो जाएगा हाफ फोर्स इनटू लेंथ अपॉन y अपॉन एरिया. ठीक है, पुट कर दो वैल्यू. हाफ फोर्स कितना है 400 न्यूटन इनटू 400 न्यूटन इनटू लेंथ कितनी है हमारी 200 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10 टू द पावर -2 अपॉन यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10 टू द पावर 11. ये एसआई यूनिट में है इसलिए एरिया को भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. अब देख लो ये 0 चले गए, ये 10 टू द पावर -2 चले गए. इसे मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 -6 प्लस 11 10 टू द पावर 5 हाफ 400
इंटू 400 अपॉन 6 टू ज़ा, या मैं डायरेक्टली 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये 2 चले गए, ये 200 हो गए, ये 2 चले गए, ये 200 हो गए, 1 2 3 4, ये 10 टू द पावर -5 में 10 टू द पावर 5 के 4 चले गए, so this is 1/60। सही है क्या? 1/60 नहीं, 4/60। 1/15। 50 आएगा। 15 1/15 1/15, हाँ मुझे 50 सुनाई दिया। क्या आएगी वैल्यू? 0.0। कुछ गड़बड़ की है क्या? देखो कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या? फोर्स लेंथ, लेंथ कितनी दी है? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर डेसिमल पॉइंट 10 0 6 0.06, आगे कंटिन्यू रहेगा शायद से, ठीक है। इतने क्या आ जाएंगे? जूल।